हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में से क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। तो गाइस, एक्चुअली क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं? जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक डीएनए का पीस, मतलब डीएनए का अगर कोई स्पेसिफिक जीन्स अगर हमें किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करनी है, तो उसे ट्रांसफर करने के लिए हमें उस जीन्स को रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, ठीक है। अभी जो डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। तो इंसुलिन इनको मिलता कहाँ से? तो आप कहोगे कि सर इंसुलिन तो मेडिकल स्टोर से मिलता है, लेकिन ये मेडिकल स्टोर में इंसुलिन कहाँ से आता है? तो बेसिकली मेडिकल स्टोर में ये कंपनी से आता है, इंडस्ट्री बनाते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो इंसुलिन बनाती है, वो आजकल क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू इंसुलिन बनाती है और इकोला बैक्टीरिया से ये बनाती है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजी का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए चलिए देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ह्यूमन इंसुलिन बनाना है तो आप ह्यूमन इंसुलिन के लिए जीन्स कहां से सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग में से सिलेक्ट करोगे। तो ह्यूमन बींग में से जीन्स कहां से हम सिलेक्ट करेंगे? तो ह्यूमन बींग में इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है? तो ग्लैंड्स होती है जैसे हम कहते हैं पेंक्रिया। तो पेंक्रिया में जो बीटा सेल्स होते हैं उसके डीएनए में से हम इंसुलिन की जीन्स को सर्च करेंगे। फिर वो जीन्स को हम क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर मतलब अब हमें इस जीन्स को इकोला बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। तो जब हम इकोला बैक्टीरिया के अंदर ये जीन्स को ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त हमें ट्रांसफर करने के लिए कोई एक वेक्टर चाहिए होता है। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग तो आप समझ गए, तो अब वेक्टर का मतलब देखिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्स पर्सन को मलेरिया हो चुका है, ठीक है। अगर उन एक्स पर्सन को एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करते हैं, ऑब्वियसली फॉर ब्लड मील, तो सिर्फ ब्लड ही नहीं आएगा मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी में ब्लड के साथ मलेरिया के पैरासाइट भी आएंगे। और अगर वही मॉस्किटो किसी वाई पर्सन को बाइट करता है तो ऑब्वियसली मॉस्किटो मलेरिया के पैरासाइट भी वाई पर्सन में ट्रांसफर कर देंगे। तो जनरली लोग कहते हैं कि मलेरिया मॉस्किटो से होता है, लेकिन मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता है। मलेरिया वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू होता है। मॉस्किटो सिर्फ क्या करते हैं? मॉस्किटो सिर्फ एक ह्यूमन बींग में से दूसरे ह्यूमन बींग तक उस पैरासाइट को ट्रांसफर करते हैं। तो मॉस्किटो क्या हो गए? वेक्टर हो गए। वैसे ही हमें इकोला बैक्टीरिया में से जीन्स को ह्यूमन बींग में से जीन्स को इकोला बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। किसके थ्रू ट्रांसफर करना है? तो उसे हम कहेंगे वेक्टर। तो हम वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? हम वेक्टर यूज करेंगे PBR322। ये देखिए, आप 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई में यूनिट नंबर 9 है जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें आपको ये डायग्राम दी गई है। अब आप जब ये देखोगे कि सर क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो जब हम जीन्स को ह्यूमन बींग में से इकोला में ट्रांसफर करते हैं तब हम उस जीन्स को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये प्लाज्मिड हम डायरेक्टली इकोला बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं। जब ये प्लाज्मिड इकोला बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तब इकोला बैक्टीरिया के नंबर बढ़ते हैं। जैसे इकोला बैक्टीरिया को अगर आप न्यूट्रेंट देते हो, न्यूट्रेंट कल्चर में अगर बैक्टीरिया को ग्रो करते हो तो बैक्टीरिया 2 में से 4 होंगे, 4 में से 8 होंगे, 8 में से 16 होंगे, 32 होंगे, 64 होंगे। ऐसे मतलब उनकी नंबर बढ़ती जाएगी। जितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे उतने ही बैक्टीरिया के अंदर ये PBR322 प्लाज्मिड बढ़ेंगे और जितने प्लाज्मिड बढ़ेंगे उतनी हमारी इंसुलिन की जीन्स भी बढ़ेगी। तो सिंपली लॉजिक क्या है? क्लोनिंग वेक्टर हम उसे कहेंगे जो हमारी इंटरेस्टेड जीन को इकोला बैक्टीरिया तक कैरियर करे, कुरियर करे, ट्रांसफर करे। तो हम उसके लिए कौन सा क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं इकोलाई के अंदर का PBR322। आपको मैं PBR322 को फुल फॉर्म बताता हूँ। P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलीवार और R का मतलब होता है रोड्रिक्स। बोलीवार और रोड्रिक्स ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने PBR322 प्लाज्मिड को डिस्कवर किया हुआ है और 322 में भी उनका कोई लकी नंबर, कोड नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं आपके बुक में 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई में इन शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स नहीं दिए हुए हैं इतने। तो मैं इन सभी शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, मैंने सबके फुल फॉर्म निकाले हुए हैं। ये देखिए, ये वही वाला प्लाज्मिड है, मैंने फोटोशॉप में बनाया हुआ है। ये है इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322
और इसका मतलब बी का मतलब होता है बोलीवर, ये साइंटिस्ट का नाम है, आर का मतलब होता है रोड्रिग्स। इन दोनों ने मिलके PBR 322 मतलब प्लाज्मिड डिस्कवर्ड बाय बोलीवर एंड रोड्रिग्स 322 ये इन्होंने डिस्कवर किया था। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। ये देखिए ये फोटो है इको R1 PWU1 PST1 PWU2। अब ये जो 1 2 3 ये जो होते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हमें जीन्स को प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 3 टाइप होते हैं, REN1, REN2, REN3। यहां पे आप देख सकते हो, यस, REN मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये वो वाली एक सीजर होती है जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर सकती है। मान लो आपको पता है कि जैसे टेलर होते हैं, टेलर को अगर हमने कहा कि मुझे एक शर्ट सिलनी है तो शर्ट को स्टिच करना है, तो ऑब्वियसली वो एक कपड़े को अपने एक मेजरमेंट के थ्रू काटेगा। वैसे ही हमें डीएनए को काटने के लिए एक स्पेसिफिक सीजर की जरूरत पड़ती है और उस सीजर को हम कहते हैं REN। अब आप सोचोगे सीजर, तो ये सीजर मतलब कोई कैंची जैसी नहीं होती, ये एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं एक्चुअली। तो ये एक एंजाइम होता है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है। अब मैं आपको इन सबके फुल फॉर्म बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हम ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज जाएंगे। तो देखिए ये है हाइंड थर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, H स्टैंड फॉर हीमोफिलस, IND स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंसी, और ये थर्ड का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नंबर थर्ड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये है उसमें से टाइप थर्ड। उसके बाद देखिए बाम फर्स्ट, तो बाम में से बी का, आप हमेशा याद रखिए जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस का होता है और सेकंड और थर्ड और मे भी फोर्थ लेटर जो होते हैं वो स्पीसीज को डिनोट करते हैं। हमेशा जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज के सभी लेटर स्मॉल होते हैं। सो बाम का मतलब होता है बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, फर्स्ट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। अब आप यहाँ पे मैं आपको AMPRNTETR ये आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा क्योंकि ये क्लोनिंग वेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब ये देखिए आप साल 1 स्ट्रेप्ट, साल का मतलब S मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, AL का मतलब होता है अल्बस, और फर्स्ट मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। उसके बाद आप ये देखिए ROP मतलब R मतलब रेस्ट्रिक्टर, OP मतलब प्लाज्मिड, R मतलब रेस्ट्रिक्टर प्लाज्मिड, O मतलब कॉपी एंड P मतलब रेस्ट्रिक्टर प्लाज्मिड कॉपी नंबर, ऐसा जनरली मतलब दिया हुआ है। अब आप ये मत सोचो हमेशा कि एग्जैक्टली पहले R का ही मतलब है फिर O का ही मतलब है। जैसे आप देखते हो MD, तो इसमें हम क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो D पहले प्रोनाउंस करते हैं, होता है कभी कभी ऐसा। फिर आप ये देखिए PWU सेकंड, तो उसमें P का मतलब होता है प्रोटियस, ये बैक्टीरिया का नाम है। वू का मतलब होता है वुल्गेरिस, सेकंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड। ये जो वुल्गेरिस है ये स्पीसीज का नाम है और गलती से यहाँ पे V कैपिटल हो गया है, ये भी स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद ORI, ये तो सभी जानते ही हैं जनरली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन या तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन जिसे हम थीटा रेप्लिकेशन भी कहते हैं वो स्टार्ट होता है। और ये AMP का फुल फॉर्म है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर ये देखिए PST1, तो P का मतलब होता है प्रोविडेनेशिया एंड ST मतलब स्टुअर्टी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। PWU फर्स्ट, ये जो प्रोटियस वुल्गेरिस फर्स्ट है वैसे ही ये प्रोटियस वुल्गेरिस, ये जो प्रोटियस वुल्गेरिस सेकंड है वैसे ही यहाँ पे प्रोटियस वुल्गेरिस फर्स्ट है। ठीक है, ये प्रोटियस वुल्गेरिस फर्स्ट। और आप यहाँ पे देखते हो इको R1, ये तो काफी फेमस है जनरली। इको का मतलब, ई का मतलब होता है इस्चर्शिया, को का मतलब होता है कोलाई, ये इस्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसको हम मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और ये उनका स्ट्रेन 1 मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1। और उसके बाद है CLA फर्स्ट, C का मतलब होता है कैरियोफेनन और LA का मतलब होता है लैटम, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नंबर 1। तो ये हो गया हमारा पूरे प्लाज्मिड का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। अब आप ये देखिए यहाँ पे 2 आपके सामने एंटीबायोटिक दी हुई है, एक एंटीबायोटिक है एम्फिसिलिन और दूसरी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। अब एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये क्या है, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। यहाँ पे ऊपर है S का मतलब होता है रेजिस्टेंट
और अगर ये सॉरी यहाँ पे ऊपर है आर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट, अगर यहाँ पे आर की जगह पर एस हो जाता है तो एस का मतलब हो जाता है सेंसिटिव। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया या तो एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होते हैं या तो रेजिस्टेंट होते हैं, दोनों का मतलब समझ लीजिए। अगर अगर इकोलाई बैक्टीरिया एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो मतलब इकोलाई बैक्टीरिया को अगर आप एम्फिसिलिन के कल्चर में ग्रो करोगे, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया को अगर आप कोई न्यूट्रन में ग्रो करोगे और उसके साथ अगर आप एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हो तो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, क्योंकि वो एम्फिसिलिन के रेजिस्टेंट है। सेम वे टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड है। और अगर इकोलाई बैक्टीरिया एम्फिसिलिन एस होते मतलब सेंसिटिव होते, और अगर आप बैक्टीरिया को न्यूट्रन में ग्रो करते हो और अगर उसमें एम्फिसिलिन भी ऐड कर देते हो, बैक्टीरिया डायरेक्टली मर जाते। तो सेंसिटिव का मतलब होता है मर जाना और रेजिस्टेंट का मतलब होता है उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर दिखाना। अब ये यहाँ पे क्यों ऐसा, क्या फायदा क्या होता है? मान लो आपने ह्यूमन बीइंग में से, पेंक्रिया में से, बीटा सेल में से इंसुलिन की जीन रिमूव कर दी और इंसुलिन की जीन आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, इस वाली, या तो मान लो इकोलाई की इस जगह पे आपने इंसर्ट कर दी। अब इंसर्ट कर दी और फिर आपने इस बैक्टीरिया, इस प्लाज्मिड को इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के बाद आप क्या सोच रहे हो कि बैक्टीरिया के अंदर मेरी जीन्स पहुंची है या नहीं? अगर आपको इंडिकेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? इकोलाई बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन या तो टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों में से किसी एक के या तो दोनों के प्रेजेंस में ग्रो करोगे। अगर बैक्टीरिया मर जाते हैं तो आप क्या समझ जाओगे कि बैक्टीरिया मर क्यों गए? क्योंकि उसके अंदर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट पावर नहीं पहुंची है। अब ये पावर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड प्रॉपर्ली एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर रहा है। और अगर प्लाज्मिड एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारी जीन्स भी वहां पे एक्सप्रेशन शो नहीं करेगी। लेकिन अगर इकोलाई बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गई है। इसका मतलब हमारी जीन्स भी वहां तक पहुंच गई है। तो गाइस ये होता है क्लोनिंग वेक्टर, जो कि मैंने आज आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में से PBR 322 के बारे में डिटेल में पढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।